अब यहाँ अध्याय 2 है, ये है वैद्युत रसायन, और इसके प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ प्रश्न है सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक होता है L/A। तो यहाँ पर जो L/A है, बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर विद्युत अपघट्ट जो V प्लस माने V माइनस है, इसके आयनों का वियोजन है। तो Na+Cl- दोनों में संख्या बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो मोलर चालकता होती है और तुल्यांकी चालकता है, अनंत तनता पर दोनों का मान बराबर होता है। तो इसका मतलब ये ए वाला सही है। इसके बाद अगला देख लेते हैं। एक विद्युत अपघट्ट विलयन की तुल्यांकी चालकता में तनुकरण द्वारा वृद्धि का कारण है। तो जब हम तनुकरण करते हैं तो विद्युत अपघट्ट में आयनन की मात्रा वृद्धि हो जाती है, इसलिए तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ जाता है। फिर ये देखिए, यदि किसी विलयन की विशिष्ट चालकता तथा प्रेक्षिक चालकता समान है तो इसका सेल स्थिरांक होगा। तो जब ये दोनों समान होते हैं तो सेल स्थिरांक का मान 1 होता है। तो यहाँ ए नंबर का ऑप्शन सही है। फिर है सेल स्थिरांक की इकाई क्या है, तो ये होता है सेंटीमीटर इनवर्स। आप जानते हैं इसका L/A होता है सूत्र। तो L का मतलब सेंटीमीटर और क्षेत्रफल का मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको काटेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है, तो इसकी इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। फिर देखिए, अगला प्रश्न है, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाना कहलाता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, गैल्वेनीकरण। इसके बाद देखिए अगला वाला, लवण सेतु बनाने के लिए KNO3 के संतृप्त विलयन का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जिसमें दोनों इसके आयन होते हैं उनका वेग लगभग कैसा होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन है, दोनों का वेग लगभग बराबर होता है, दोनों आयनों का। इसके बाद अगला वाला हम देखते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उसी भर को देखेंगे। यदि आपको पूरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए और पूरा देखना है तो आप LK फिजिक्स ऐप डाउनलोड कर लें। उसमें आपको इसके क्वेश्चन बैंक और कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, यदि अर्ध सेलों के बीच से लवण सेतु हटा दिया जाए तो वोल्टेज क्या होगा या विभव कितना होगा, तो उसका विभव घट करके क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है। आगे हम देखते हैं, लोहे में जंग लगने की क्रिया है। तो लोहे में जंग लगने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। फिर है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान होता है। तो इसके मानक विभव का मान कितना होता है, शून्य। ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। एस्टिक अम्ल खाली स्थान विद्युत अपघट्ट है, तो एक तरह का दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। फिर ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्ट की चालकता खाली स्थान होती है, तो ये बढ़ जाती है। फिर आगे का देखिए, यहाँ पर प्रतिरोधकता का इकाई खाली स्थान है, तो ये होता है ओम सेंटीमीटर। फिर है वही युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। फिर आगे में देखते हैं, यहाँ पर प्रतिरोध का व्युत्क्रम खाली स्थान कहलाता है, तो उसे हम चालकता कहते हैं। किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता खाली स्थान कहलाती है, वो कहलाती है विशिष्ट चालकता। फिर है क्वेश्चन, एक फैराडे विद्युत अपघट्ट का मान होता है खाली स्थान, ये 96,500 कूलाम होता है एक फैराडे का मान। फिर लोहे का जंग लगना एक खाली स्थान क्रिया का उदाहरण है, तो ये संक्षारण क्रिया है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव खाली स्थान होता है, ये 0 वोल्ट होता है। लोहे का जंग लगना खाली स्थान सेल का उदाहरण है, तो एक तरह का यह विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है। चलिए अब देखते हैं, उचित संबंध जोड़िए। दोनों अर्ध सेलों की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। तो ये किससे बनी रहती है, लवण सेतु से। तो इसका आंसर ये है, जिस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति H2 से कम है, उस अर्धशल का विद्युत मानक विद्युत विभव होगा। तो इसका मानक विद्युत विभव या ई स्टैंडर्ड का वैल्यू धनात्मक होता है। फिर सेल Zn और Zn2+ इक्विवेलेंट टू Cu2+ और Cu में Zn इलेक्ट्रोड होता है, तो ये कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। इसके बाद है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान कितना होता है, ये 0 वोल्ट। फिर है किसी चालक की 1 घन सेंटीमीटर की चालकता, 1 सेंटीमीटर क्यूब की चालकता को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता।
अब अगला प्रश्न है जिसमें हम एक वाक्य में उत्तर देखेंगे या एक शब्द में उत्तर। तो जो इम्पोर्टेंट है उनको हम देख रहे हैं। तो यहाँ है विद्युत अपघटनी चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। फिर है ऐसा उपकरण जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के विभवांतर जिसके कारण सेल में विद्युत धारा बहती है, उसे क्या कहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है विभवांतर की इकाई क्या है, तो ये क्या होता है, वोल्ट होता है। फिर अगले प्रश्न में आते हैं हम कि ये मोलर चालकता का सूत्र लिखिए, तो ये लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू वी के इंटू वी होता है। इस तरह से मोलर चालकता का सूत्र है। अब 2 अंकों के प्रश्न के उत्तर देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो इसका प्रश्न देखिए, विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा लिखिए। ऐसा निकाय रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे हम विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टी सेल कहते हैं। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि ये रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में, उसी को हम विद्युत रासायनिक सेल कहेंगे। अब यहाँ पर विद्युत अपघट्य सेल या विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं, तो इसी का उल्टा हो जाएगा। वह निकाय या वह यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। आगे के प्रश्न में है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। किसी वैद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघट्य के मध्य विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा को आपको याद करना है। फिर अगला प्रश्न है मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या अभिप्राय है। वह विभवांतर है जो किसी इलेक्ट्रोड को उसके अपने ही आयनों के 1 मोलर सांद्रण के विलयन में 298 केल्विन ताप पर डुबोने से उत्पन्न होता है। किसी अर्धशेल इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट से हम दर्शाते हैं। इस तरह से हमको मानक इलेक्ट्रोड विभव बताना है। फिर है ओम का नियम, तो किसी विलयन में बहने वाली विद्युत धारा तथा विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है या उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। इसे ओम का नियम कहते हैं। तो भी समानुपाती यहाँ आई लिखेंगे, आई है। तो यदि समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा आर। यहाँ आई का मतलब है धारा की प्रबलता, भी का मतलब है विभवांतर, आर का मतलब है एक स्थिरांक है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब बात करते हैं सेल स्थिरांक क्या होता है। किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे सेल स्थिरांक कहते हैं। तो ये सूत्र होता है एक्स अपॉन बराबर एल अपॉन ए। ये अक्सर आता रहता है और इसका जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व किसे कहते हैं, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। तो धातुओं में धारा का प्रवाह स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व कहते हैं। यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। एक है यह धातु की प्रकृति या संरचना पर, प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर और ताप बढ़ाने पर यह क्या होता है, कम होता है। अब अगला हिस्सा होता है आयनिक चालकत्व किसे कहते हैं। तो अभी हम पढ़े इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, आयनिक चालकत्व में आयन का होगा। तो चलिए इसी को हम व्यक्त करते हैं यहाँ पर। विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत के चालकत्व को वैद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व कहते हैं। ये निम्न कारकों पर निर्भर करती है। मिलाए गए वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, उत्पन्न आयनों का अमाप उनका विलायक योजन पर, विलायक की प्रकृति एवं उसकी श्यानता पर, फिर वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, ताप बढ़ाने पर इसका मान क्या होता है, बढ़ता है। अब चलिए ऐसे प्रश्न देखते हैं जो 3 अंक के होते हैं और उनकी संभावना है आने की। तो ये देखिए लवण सेतु क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए। तो KCl या KNO3 या Na2SO4 तथा अगर अगर विलयन की जेली से भरी हुई यू आकार की नली को लवण सेतु कहते हैं। इसका कार्य क्या है, इसके द्वारा 2 विलयनों के मध्य विद्युत संपर्क होता है तथा विद्युत परिपथ पूर्ण होता है। इसके कारण दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते हैं, दोनों विलयन की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। यह लवण सेतु का काम होता है। इसके बाद अगले हिस्से में चलते हैं और इसको समझते हैं। प्रश्न है मानक विद्युत वाहक बल तथा साम्य स्थिरांक के बीच संबंध स्थापित करना है।
तो मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा साम्य स्थिरांक उसके अग्र और पश्च अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक के अनुपात होता है। इसे केसी से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ ए प्लस बी है और सी प्लस डी है, तो यहाँ पर ये सी प्लस डी को हम ऊपर लिखेंगे, जो उत्पाद होगा, अभिकारक को नीचे लिखेंगे, और ये जो केसी कहला गया, ये इसका साम्य स्थिरांक या वेग स्थिरांक कहला गया। अब मानक मुक्त ऊर्जा हमको निकालना है, तो मानक मुक्त ऊर्जा का जो सूत्र होता है, ये डेल्टा जी स्टैंडर्ड माइनस आर टी एल एन के सी होता है। एल एन का मतलब होता है नेचुरल लॉग। अब यहाँ पर यदि हम सेल का देखें, तो सेल के लिए हम लिखते हैं माइनस डेल्टा जी एन एफ ई स्टैंडर्ड सेल। ये सेल के लिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे। एक साइड हमको ये इसको लिख देना है सेल वाला, एक साइड ये हमको ये लिख देना है। तो यहाँ पर ये एन एफ ई स्टैंडर्ड सेल हो गया, आर टी एल एन के सी हो गया। अब हमको ये ई सेल का मान निकालना है, स्टैंडर्ड इसका मानक विभव सेल का, तो इस स्टैंडर्ड सेल ये लिखेंगे, आर टी भी लिख दिए हैं, और एल एन को हटाए हैं तो लॉग लिखें। जब भी एल एन को हटाते हैं तो उसका मान 2.303 हो जाता है लॉग 10 के साथ, तो ये लिखेंगे। इस एन एफ को हम इसके बटे में लिख दिए हैं, और लॉग 10 हो गया, और ये के सी का मान हो गया। के सी का मान यहाँ पर है। इस तरह से हमको ये मानक विभव और साम्य स्थिरांक या वेग स्थिरांक के बीच संबंध स्थापित करना है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, धात्विक चालन और विद्युत अपघटनी चालन में हमको अंतर लिखना है। धातुओं में विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से होता है। विद्युत अपघटनों के विलयन में विद्युत धारा का चालन आयनों की गति के कारण होता है। इसमें नाम ही है, विद्युत अपघटनी माने आयन से होगा, धात्विक चालन में इलेक्ट्रॉनों से होगा। धात्विक चालन से चालक के रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, और इसमें लिख सकते हैं कि परिवर्तन होता है माने उसमें विद्युत अपघटन में विघटन हो जाता है। इस क्रिया में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, इस क्रिया में पदार्थ का स्थानांतरण होता है। ताप वृद्धि से धात्विक चालकता का मान कम होता है और इसका मान क्या होता है, बढ़ता है। तो इस तरह से यदि एक तरफ का आपको याद है तो दूसरी तरफ आप अपने आप बना सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों को आप लिख लिख के देखेंगे, अभी काफ़ी समय है, इनकी प्रैक्टिस करके देखिए। तो विशिष्ट चालकता क्या है, इसकी इकाई बताइए। किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह विशिष्ट प्रतिरोध रो का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ कप्पा इक्वल टू 1/रो हो गया। अब यहाँ रो का मान क्या होता है, ये होता है आर ए अपॉन एल। तो यदि इसको हम रखेंगे तो एल अपॉन आर ए हो गया। इसकी इकाई जो होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। इस तरह से आपको लिखना है। यदि आपको ये सूत्र लर्न ना हो तो इतना तक आपको लिख करके आना है। अगला देख लीजिए, किसी विलयन की प्रतिरोधकता क्या है। तो देखिए प्रतिरोधकता क्या है, किसी विलयन का प्रतिरोध उसमें डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माने आर समानुपाती एल अपॉन ए हो गया। यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, रो हो जाएगा। तो रो का मान निकालना है, तो आर ए अपॉन एल बराबर कितना हुआ, रो। इसी को हम प्रतिरोधकता कहते हैं। लेकिन यहाँ तक करने से ये परिभाषा नहीं होती है। अब यहाँ पर हमको इसके अनुसार परिभाषा देना है। यहाँ ए का मान हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल का मान 1 सेंटीमीटर करेंगे तो रो बराबर आर हो जाएगा। मतलब किसी विलयन की प्रतिरोधकता उसके 1 घन सेंटीमीटर आयतन का प्रतिरोध होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में अंतर लिखना है। तो इन दोनों सेलों के अंतर को देखते हैं। तो ये है, विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं, उनके द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप सिंपल सा भी लिख सकते हैं कि इसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विद्युत उपघटनी सेल में बाह्य ऊर्जा विद्युत ऊर्जा हम देते हैं तो उसमें विद्युत रासायनिक परिवर्तन होता है। इसको भी आप शार्ट में लिख दीजिए। क्या लिखेंगे कि इसमें जो होता है वो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला देख लीजिए, एनोड ऋण ध्रुव होता है और कैथोड धन ध्रुव होता है। इसमें एनोड धन ध्रुव होता है और कैथोड ऋण ध्रुव होता है। दो इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन एवं अलग अलग पात्रों में रखे जाते हैं। इसमें जो विद्युत अपघटनी सेल होता है, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में रखे जाते हैं। लवण सेतु या सरंध्र पात्र की आवश्यकता होती है इसमें।
लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी अतिक्रियाशील उत्पादों को न मिलने देने के कारण सरंध्र रोधक डायाफ्रागम का उपयोग करते हैं। सेल का कार्य करने पर मुक्त ऊर्जा में कमी आती है, माने डेल्टा जी का मान लेस देन जीरो होता है। सेल पर कार्य करने हेतु तो मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होता है। सेल द्वारा कार्य किया जाता है, इसमें सेल पर कार्य किया जाता है। तो ये 4 अंक का यदि आता है तो कम से कम 4 अंतर लिखना है आपको, जिस नंबर का है उतने अंतर आपको लिखना होगा। अब आगे के हिस्से में चलते हैं और ये प्रश्न समझते हैं। ये प्रश्न है, किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की विभिन्न चालकताएं किन कारकों पर निर्भर करती हैं? तो यहाँ पर देखिए ये कारक हैं। सबसे पहले तनुता है। विलयन की तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान कम होता है, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का मान बढ़ जाता है। फिर आगे का प्रश्न देखिए, विलायक की प्रकृति। विलायक का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक होने पर चालकता का मान अधिक तथा स्थिरांक कम होने पर चालकता का मान कम हो जाता है। फिर है विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या। प्रबल विद्युत अपघट्टों की चालकता दुर्बल विद्युत अपघट्टों की चालकता से अधिक होती है। फिर है आयन का अमाप। जलीय विलयन में छोटे आयन अधिक जल योजित होने के कारण उनकी अमाप में वृद्धि होती है, जिससे चालकता कम हो जाती है। फिर ताप का प्रभाव। ताप बढ़ने पर चालकता में वृद्धि होती है। ऐसे कोई 4 कारण लिखना है और ये सिंगल सिंगल मार्क्स में भी आ जाते हैं, तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है कि यदि 1 नंबर का भी आए तो आपसे बन जाए। अब देखिए यहाँ पर 4 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनको समझते हैं। ये प्रश्न है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जाता है? तो चलिए देखते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 298 केल्विन का ताप हो, एक वायुमंडली का दाब हो और यहाँ पर विलयन की मोलर सांद्रता एक हाइड्रोजन आयन के विलयन की सांद्रता, तो उसमें जो विभव उत्पन्न होता है उसे हाइड्रोजन मानक विभव कहते हैं या मानक हाइड्रोजन विभव कहते हैं। इस तरह से परिभाषा करना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 माना जाता है। अब इसे बनाने की विधि क्या है, तो आप इसको चित्र से देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, पर अभी शब्द देखिए। हाइड्रोजन आयन H+ के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई एक पत्ती के इलेक्ट्रोड को डुबाकर रखा जाता है। यह कांच की एक नली से ढका रहता है। नली में से एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। प्लेटिनम पर हाइड्रोजन गैस अवशोषित होती है तथा शीघ्र ही H2 तथा H2O+ आयनों के बीच साम्य स्थापित हो जाता है। परिस्थिति के अनुसार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड दोनों की भांति कार्य करते हैं। तो इस तरह से हमको ये चित्र बनाना है। यहाँ पर 1 मोलर सांद्र विलयन किसका भरा हुआ है, हाइड्रोजन के आयन का, ये सब लिखना है। एक वायुमंडलीय दाब है, यहाँ पर शुद्ध हाइड्रोजन भेजते हैं, यहाँ पर विलयन है, प्लेटिनीकृत प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हैं। तो ये चित्र बनाएंगे, इसी चित्र के बारे में ऊपर लिखना है। इसमें जो अभिक्रियाएं होती हैं उसको भी आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर एनोड पर जो अभिक्रिया होती है उसको लिखते हैं। H2 का है तो 2H+ आयन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलते हैं। अब यहाँ इसको हम सेल के बाईं ओर इसको लिखेंगे तो H2 1 एटीएम प्लेटिनम H+ 1.0 m का मोलर विलयन है। इस तरह से हमको दर्शाना है, अर्ध सेल का है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, कैथोड पर जो अभिक्रिया होती है तो इसी का रिपीट हो जाएगा। इसको आप इधर लिखोगे, इसका उल्टा लिख देंगे तो कैथोड पर हो जाएगा। इस तरह से जब हम इसको लिखेंगे तो ये H+ है, 1 मोलर विलयन है H2 गैस में, ये परिवर्तित होता है तो इसका ये अर्ध सेल दर्शाता है। इस तरह से दाईं और बाईं ओर के सेलों को हम दर्शा सकते हैं। अब प्रश्न है, एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए नरनस्ट समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। तो देखिए, विद्युत रासायनिक सेलों में विद्युत अपघट्ट विलयन का सांद्रण हमेशा निश्चित नहीं होता है तथा इलेक्ट्रोड विभव विद्युत अपघट्ट के सांद्रण तथा ताप पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में एकल इलेक्ट्रोड विभव नरनस्ट समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी अपचयन अर्ध अभिक्रिया के लिए नरनस्ट समीकरण को निम्नानुसार प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं हमारे पास ये कोई सामान्य अभिक्रिया है, तो यहाँ पर कोई धातु है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, नहीं तो यहाँ पर ये इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये ठोस धातु बना देगी,
ये आयनिक रूप में है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो ठोस धातु बना देगी। अब इसके लिए हमको नरनष्ट समीकरण लिखना है, तो E बराबर ई नॉट आर टी एन अपॉन एल एन वन प्लस एन प्लस, ये इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ठोस धातु का जो सांद्रण है वो कितना माना जाता है, 1 माना जाता है, तो यहाँ 1 लिख दिए। अब आगे के स्टेप में देखिए क्या कर दिए हैं, ये जो बटे का है यदि हम इसको ऊपर लिख दिए हैं, यहाँ बटे वाला भाग कहाँ लिख दिए ऊपर, तो ये जो माइनस का चिन्ह है वो किस में हो जाएगा, प्लस में। लॉग को यदि हम उल्टा कर देते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ पर ये देखिए जो ln है, इस ln को हम log 10 में बदलेंगे तो 2.303 और लिख देंगे, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से लिखी रहेंगी। तो ये जो समीकरण आ गया, यही समीकरण है नरनष्ट का। अब इसमें यदि हम इसका r का मान और t का मान और रख दें, जैसे यहाँ पर r जो गैस स्थिरांक है ये 8.31 होता है, t का मान 298 केल्विन होता है, और यहाँ f का मान 96,500 होता है। जब ये सारा मान रख देंगे तो E बराबर ई नॉट 0.059 बटे एन लॉग 10 एम प्लस एन आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये नरनष्ट समीकरण होगा। तो आपको इसको याद करना है। देखिए फैराडे का नियम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप उसको देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो ईंधन सेल से रिलेटेड है। हाँ, कोलरास का नियम देखते हैं। तो देखिए कोलरास का नियम लिखिए, इसके दो अनुप्रयोग को समझाना है। तो कोलरास का नियम क्या कहता है, कोलरास के इस नियम के अनुसार एक वैद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता को उसके धन आयन एवं ऋण आयन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर निरूपित किया जाता है। यहाँ पर देखिए इस सूत्र के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो देखिए व्यापक रूप में यदि एक वैद्युत अपघट्ट वियोजन पर V प्लस धनायन और V माइनस ऋणायन देता है तो इसकी सीमांत मोलर चालकता निम्नलिखित समीकरण द्वारा दी जा सकती है। तो ये है सीमांत मोलर चालकता, और यहाँ पर है इनके वैद्युत अपघट्ट में जो आयनों का वियोजन हुआ है इनके योग के रूप में हम इसको दर्शाते हैं। यहाँ जो लेमडा प्लस है और लेमडा माइनस है ये धनायन ऋणायन की सीमांत मोलर चालकताएं हैं। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब इसके अनुप्रयोग को समझते हैं। तो कोलरास के नियम का अनुप्रयोग देखिए, दुर्बल विद्युत अपघट्टों की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता या आणविक चालकता का हम निर्धारण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ये एसिटिक अम्ल है, इसकी मोलर चालकता को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर HCl है और यहाँ पर CH3CONA है NaCl को घटा करके। यदि NaCl को घटाएंगे तो यहाँ से Na हट जाएगा, यहाँ Cl हट जाएगा, यहाँ H जुड़ जाएगा, तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब इसको हम आयनों के रूप में देखेंगे तो CH3CO माइनस अलग हो जाएगा, H प्लस अलग हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर HCl का देखेंगे तो H प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा। यदि हम इसका देखेंगे तो CH3CO माइनस और Na प्लस हो जाएगा। इसको देखेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस यहाँ पर भी हो जाएगी, माइनस माइनस में हो जाएगा। अब इस तरह से हम यहाँ पर इसकी मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हम वियोजन की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वियोजन की मात्रा अल्फा किसी सांद्रता पर तुल्यांक चालकता लिखेंगे, अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता लिखेंगे। अब कोलोरास के नियम के सहायता से ये अनंत मोलर चालकता का मान ये होता है, तो यहाँ पर हम ये सूत्र लिख देंगे। इस तरह से हम वियोजन की मात्रा को भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए ईंधन सेल को समझते हैं, इसकी कार्यविधि का वर्णन। तो इस तरह से आपको चित्र बनाना है। ये हाइड्रोजन गैस इधर से प्रवेश करती है, इधर से ऑक्सीजन प्रवेश करती है, यहाँ से जल बनता है, यह एनोड है, कैथोड है, और यहाँ पर जलीय विद्युत अपघट्ट है। इस तरह से आपको चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद चित्र के बारे में थोड़ा सा लिखना है। ऐसे गैल्वेनी सेलों को जिनमें हाइड्रोजन, मीथेन या मेथेनॉल आदि जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाता है। तो सीधे समझ लीजिए कि इसमें दहन ऊर्जा को हम किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में, तो ईंधन सेल कहलाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सेल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों के बुलबुलों को सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से सांद्र जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में प्रवाहित किया जाता है। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम या पैलेडियम धातु जैसे उत्प्रेरकों की इलेक्ट्रोड में समावेशित किया जाता है। इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं नीचे हैं। जैसे कैथोड पर जो अभिक्रिया होती है तो O2 और यहाँ पर 2H2O, ये गैस अवस्था में, ये लिक्विड अवस्था में 4 इलेक्ट्रॉन
को लेकर के ये 4OH माइनस बनाते हैं जलीय विलयन में। कैथोड पर जब क्रिया होती है तो यहाँ पर ये 2H2 ये हाइड्रोजन गैस है, ये वाले जो यहाँ पर आयन आए हैं 4H माइनस, ये इनको मिला करके ये इस तरह से 4H2O लिक्विड और 4E बना देते हैं, ये इसी तरह से बन जाता है। तो ये समग्र अभिक्रिया को अब हम लिख सकते हैं 2H2O2 और ये बनता है 2H2O। इस तरह से ये ईंधन सेल की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, तो इनको याद करना पड़ेगा, एक बार प्रैक्टिस करके आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है 0.02 मोल प्रति लीटर केसीएल विलियन की 298 केल्विन पर विशिष्ट चालकता 2.48 गुणे 10⁻⁻2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो तो मोलर चालकता ज्ञात करना है। तो यहाँ जो कप्पा का मान दिया है, के का मान, ये विशिष्ट चालकता, ये वाला हम मान लिख लेंगे। फिर यहाँ पर जो इसका मोलर चालकता का जो मान दिया है विलियन की मोलर सांद्रता 0.02 मोल पर लीटर है, ये हम इसको भी लिख लिए हैं। अब इतना लिखने के बाद हम जानते हैं कि जो मोलर चालकता का सूत्र होता है लैम्डा m बराबर कप्पा v है। कप्पा तो लिख दिए हैं, लेकिन v का जो मान है ये हम इसको 1000/cm कर देंगे, इसकी सांद्रता है। अब यहाँ पर ये 2.48 गुणे 10⁻⁻2 ये के का मान हो गया। यहाँ 1000 है तो एक ही, और सीएम का मान जो इसका सांद्रण है 0.02 है। यदि इसको हम गुणा भाग हल करके देखेंगे तो 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसका मान हो जाएगा मोलर चालकता का। एसिटिक अम्ल के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता दिया गया है। यहाँ पर देखिए HCl के लिए है 426 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। NaCl का भी ये मोलर चालकता दिया है, और यहाँ पर ये सोडियम एसीटेट का भी दिया है। तो हमको यहाँ पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात करना है, तो यहाँ कोलरास के नियम का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से यदि हम HCl का वियोजन करें तो H+Cl माइनस होगा। इसी तरह से NaCl का वियोजन करें तो Na+Cl माइनस होगा। इसी तरह से सोडियम एसीटेट करेंगे तो CH3CO माइनस ये Na+ हो जाएगा। अब हमको इसका वियोजन करना है CH3COH, यहाँ पर CH3OH और -H+। तो इसमें हम क्या करें, ये जो हमारा पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, ये तीसरा समीकरण है, इसमें हम क्या कर दें कि यहाँ से Na और Cl हट जाए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को, एक नंबर को और दो नंबर को जोड़ करके, और इसको 3 नंबर को जोड़ करके इस वाले को माइनस कर दें। इसमें से हमको Cl हटाना है, इसमें से हमको Na हटाना है, तो यहाँ पर इसको हम NaCl को घटा देंगे। बस इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए हम इसको मान निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं CH3COO Na+, ये हम इसका मान रख दिए हैं, ये तीसरे वाले का। इसके बाद यहाँ पर जो NaCl है तो इसको हम क्या करेंगे, NaCl के मान को हम घटाएंगे, और ये HCl को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये वाला मान हमको और ये वाला मान जोड़ना है, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, और इस मान को NaCl को क्या करना है, घटाना है। बस इसके मान को हम रखते हैं, तो इसका मान हमारे पास 91 था, NaCl का मान 126 था, ऊपर से देख लेंगे जो हमको ये मान दिया है। ये देख लीजिए NaCl का मान 126 है, इसका मान 91 है, और HCl का मान कितना है, 426 है। इस तरह से मान रखेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जो जोड़ वाले हैं उसमें से 126 घटा देंगे, ये 391 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा। तो इस तरह से कोलरास के नियम से एसिटिक अम्ल की जो सीमांत चालकता है या मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए आता है। तो आपको इस तरह से सवाल करना है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको ये सोचना है कि किसको हम घटाएं, किसको हम जोड़ें। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं इस साल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इस चैप्टर से, इसलिए इसे एक बार लिख के देखें, समझें, प्रैक्टिस करें।